नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे करेंसी पेयर्स के बारे में। तो करेंसी पेयर्स हमने जैसे कि देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट होता है, उसी तरह से जो करेंसी पेयर होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कोटेशंस डिसाइड करते हैं और प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। कि मतलब बेसिकली ये एक फॉर्म मानिए कि हम अगर कोई भी करेंसी पेयर है तो उसका रेट किस तरह से डिनोट करेंगे। तो इसमें हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो आप देख सकते हैं, वो यूरो बाय यूएसडी इज इक्वल टू 1.17। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि एक यूरो खरीदने के लिए आपको 1.17 यूएस डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो इसका एक सिंपल मीनिंग क्या होगा? 1 यूरो इज इक्वल टू 1.17 यूएसडी। इसको हम करेंसी पेयर फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म को हम कहते हैं करेंसी पेयर। अब ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर एक कोट दिया हुआ है जहां पे हमने दिया है 1.17 यूएसडी टू यूरो, तो ये कौन सी कंट्री के लिए डायरेक्ट कोट होगा और कौन सी कंट्री के लिए इनडायरेक्ट कोट होगा? तो 1.17 यूएसडी ओवर यूरो, इसका मतलब क्या है कि 1.17 यूएस डॉलर्स इज इक्वल टू 1 यूरो। यानी कि ये किसके लिए डायरेक्ट कोट हो गया? ये यूएस डॉलर्स के लिए डायरेक्ट कोट हो गया। इसको समझाने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया है कि किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट्स लिख सकते हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं, इसका पार्ट 1। उसमें हमने कहा है कि अगर $1 इज इक्वल टू 70 INR है तो जो ये कोट है इसको हम डायरेक्ट कोट कहते हैं, जहां पे हम बताते हैं 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू X यूनिट ऑफ होम करेंसी। तो अगर ये 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी है, यानी कि 1 यूरो क्या हो गई फॉरेन करेंसी, और 1.17 यानी कि X यूनिट ऑफ होम करेंसी, तो यूएस डॉलर्स, तो ये किसी भी यूएस बेस्ड इन्वेस्टर के लिए डायरेक्ट कोट है। डायरेक्ट एक्सचेंज रेट कोट फॉर यूएसडी इन्वेस्टर्स एंड इनडायरेक्ट कोट फॉर यूरो बेस्ड इन्वेस्टर्स। कन्वर्सली अब इसका उल्टा 1/1.17 यानी कि 0.854, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 0.854 यूरो ओवर यूएसडी, तो इसका मतलब क्या होता है कि 0.845 यूरो इज इक्वल्स टू 1 यूएस डॉलर्स। अब जब हम 1 यूएस डॉलर्स की टर्म्स में ले रहे हैं तो हमारी जो होम करेंसी होगी वो कौन सी होगी? यूरो होगी। होम करेंसी कौन सी होगी? यूरो होगी। फॉरेन करेंसी कौन सी होगी? यूएस डॉलर्स होगी। तो जो होम करेंसी है वो डायरेक्ट कोट होगा। तो ये डायरेक्ट कोट होगा यूरो बेस्ड इन्वेस्टर्स के लिए, डायरेक्ट एक्सचेंज रेट फॉर यूरो बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड इनडायरेक्ट कोट फॉर यूएसडी बेस्ड इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो भी करेंसी पेयर में ऊपर होगी, अगर हम लिख रहे हैं 1.17 यूएसडी ओवर यूरो, तो यहाँ पे होम करेंसी कौन सी है? यूएस डॉलर्स। फॉरेन करेंसी कौन सी है? यूरो। सिमिलरली अगर हम लिख रहे हैं 0.845 यूरो ओवर यूएसडी, तो यहाँ पे होम करेंसी कौन सी है? यूरो, और फॉरेन करेंसी कौन सी है? यूएसडी। तो होम करेंसी बाय फॉरेन करेंसी के टर्म्स में जनरली ये कोटेशंस लिखे जाते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, होम करेंसी बाय फॉरेन करेंसी। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट क्या होता है अभी हम एक समझने की कोशिश करेंगे। जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनमें डायरेक्ट कोट्स नहीं होते हैं। यानी कि अगर मैं इंडिया में बैठा हूं और से मैं चाहता हूं कि मैं मैक्सिको से ट्रेड करूं, ठीक है, तो इंडिया की करेंसी INR है और मैक्सिको की करेंसी पीसोस है। लेकिन INR और पीसोस का कोई डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है। मैं मार्केट में पूछने जाऊंगा तो कोई भी मुझे इनका डायरेक्ट एक्सचेंज रेट नहीं बताएगा, लेकिन वो लोग मुझे क्या बताएंगे? यूएसडी INR कन्वर्जन रेट बताएंगे वो लोग मुझे। साथ ही साथ वो लोग मुझे ये भी बताएंगे कि यूएसडी
पीसोस कन्वर्जन रेट कितना है, यानी कि यूएस डॉलर टर्म्स में ये दोनों करेंसी ट्रेड होती हैं, लेकिन ये दोनों सपोज करिए आपस में ट्रेड नहीं होती हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई भी देयर इज नो एक्टिव फॉरेक्स मार्केट इन दिस करेंसी पेयर, यानी कि इस करेंसी पेयर में कोई फॉरेक्स मार्केट नहीं है, कोई ट्रेड नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरह से यूएस डॉलर एक कॉमन टर्म्स में हमें मिल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं कि आईएनआर और पीसोस का भी क्या करेंसी या क्या एक्सचेंज रेट होगा। ये निकालने के लिए हम लोग सिंपली अगर हम देखते हैं तो इसके एक एग्जांपल्स हम लोग पहले समझेंगे, फिर इसका शॉर्टकट मेथड बताएंगे। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के जरिए। इसमें इसने कहा कि एक इंडियन इंपोर्टर है, ठीक है, तो इंडियन इंपोर्टर, इसका मतलब ये है कि इंडिया का आदमी माल मंगा रहा है और स्विट्जरलैंड का माल एक्सपोर्ट कर रहा है, वो माल भेज रहा है, लेकिन इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कन्वर्जन रेट हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें इनडायरेक्टली अवेलेबल है क्योंकि हमें आईएनआर और यूएस डॉलर्स के टर्म्स में ये रेट अवेलेबल है, साथ ही साथ हमें ये रेट यूएस डॉलर्स और यूरो के टर्म्स में अवेलेबल है। उसकी वैल्यूज भी हमें दी हैं, आप देख सकते हैं यूएस डॉलर बाय यूरो इज इक्वल टू 1.6806 एंड यूएस डॉलर ओवर आईएनआर इज इक्वल टू दिस। अब इस कोटेशन का क्या मतलब है एक बार ये समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस डॉलर इज इक्वल टू 60.8545 आईएनआर। सिमिलरली इस कोटेशन का क्या मतलब है, यूएस डॉलर इज इक्वल टू 1.6806 एंड 1.6816 यूरो, ठीक है। अब मैं बैंक जाता हूं, मैं इंडिया में इंपोर्टर हूं, मैं बैंक गया, मैंने आईएनआर लेके गया, तो मेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, मैं यूएस डॉलर्स खरीदूंगा, ठीक है। तो सपोज करिए मैं बैंक गया, मैंने बैंक को, मेरा नाम है XYZ, मैंने बैंक को कितने रुपए दिए, 8545 इतने रुपीस दिए। इतने रुपीस दे के मुझे क्या मिला, $1 मिला, ठीक है। उसके बाद अब ये डॉलर मैं बैंक को फिर से सेल कर दूंगा और इनके बदले मुझे क्या मिलेगा, यूरो मिलेगा। अब $1 के बदले मुझे कितने यूरोज मिलेंगे, 1.6806 यूरोज मिलेंगे। तो अगर मैं 60.8545 रुपीस खर्च करता हूं तो मुझे 1.6806 यूरो मिलते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, 1 यूरो विल बी इक्वल टू 60.8545 डिवाइडेड बाय 1.6806, इसका मतलब 36.1828। अब इसमें हम लोगों का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि हम इन दोनों में से कौन सा रेट यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बिड है, ये आस्क रेट है। जब भी हम बैंक जाएंगे तो बैंक के बाइंग और सेलिंग रेट है, यानी कि बैंक बाय करेगा यूएस डॉलर्स इतने रुपए में और सेल करेगा इतने रुपए में। तो बैंक जब सेल करेगा तभी हम बाय करेंगे, तो बैंक का सेलिंग रेट क्या है, हमारा बाइंग रेट। तो हम 60.8545 में $1 खरीदेंगे, तो हम ये वाला रेट लेंगे। सिमिलरली अब हम जा रहे हैं यूएस डॉलर्स को सेल करने, तो बैंक क्या करता है, यूएस डॉलर्स के बदले, अगर हम बैंक, ये क्या है, बैंक का बाइंग रेट है और ये बैंक का सेलिंग रेट है। तो अभी हम यूएस डॉलर सेल करने जा रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा, बाय करेगा। तो बैंक किस रेट पे बाय करेगा, बैंक बाय करेगा 1.6806। तो सिमिलरली यहाँ पे हम 1.6806 लेंगे। अब अगर हम उल्टा सोचते हैं इसका, यानी कि पहले हम गए और हमने बैंक से यूएस डॉलर्स बेचे, ठीक है, हमारे पास यूएस डॉलर्स थे और बैंक कितने रुपए में बाय करेगा, इतने में, 60.8450। सिमिलरली अगर हम यूरो के केस में भी देखते हैं तो 1.6816, तो ये बैंक का क्या हो जाएगा, 36.1828, तो बैंक का हो जाएगा बिड रेट, बैंक बाय करेगा, और ये क्या हो जाएगा, बैंक का सेलिंग रेट।
यानी कि आस्क रेट। तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी यूरो ओवर रुपी की 36.1828 एंड 36.2099। अब हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि इस प्रोसेस को हम कैसे छोटे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस रेट्स को। इस एग्जाम्पल में हम लोगों को दिया हुआ है कि USD CHF यानी कि US डॉलर्स एंड स्विस फ्रैंक 1.7799 है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो 1 US डॉलर्स इज इक्वल्स टू 1.7799 ऑफ स्विस फ्रैंक। अब हमें दिया हुआ है न्यूजीलैंड डॉलर NZD एंड US डॉलर्स की रेशियो। तो US डॉलर ओवर NZD ये हमारा क्या है 2.2529। तो इसका क्या मतलब हुआ हमारा कि US डॉलर 1 US डॉलर्स इज इक्वल्स टू 2.2529। यहाँ पे होम करेंसी कौन सी है NSD होम करेंसी। यहाँ पे भी होम करेंसी कौन सी है CHF। यहाँ पे फॉरेन करेंसी कौन सी है USD। यहाँ पे फॉरेन करेंसी कौन सी है USD। तो अब हमें कैलकुलेट करना है NHD ओवर CHF। ठीक है NZD बाय CHF। तो हम इसको लिख सकते हैं NZD ऊपर आना चाहिए। ठीक है तो अगर हम इसको अपोजिट कर दें तो हमारा NZD ऊपर आ जाएगा। इसको अपोजिट कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2.2529। इसको एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं। NZD को अगर हम ऊपर लिख लेते हैं NZD ओवर USD। NZD यानी कि न्यूजीलैंड डॉलर बाय US डॉलर्स इनटू US डॉलर्स बाय CHF स्विस फ्रैंक। अगर यहाँ पे हम USD कैंसल आउट करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगी सही। अब हमें NZD ओवर USD की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें USD ओवर NZD की दी हुई है तो इसको इन्वर्स करके यानी कि 1/1.2529 इनटू USD CHF की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 1.7799। तो USD CHF की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरह से जो कि आ जाएगी हमारी 0.79005 0.79005 और ये हमारी क्या होगी NZD CHF होगी। तो हम क्या कह सकते हैं बेसिकली 1 न्यूजीलैंड डॉलर इज इक्वल्स टू 0.79005 स्विस फ्रैंक्स। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस रेट निकाल सकते हैं अगर हमें रेट्स पता नहीं हो। तो इस शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी करेंसी पेयर हमें क्या निकालना है यानी कि हमें निकालना है NHD बाय CHF। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। जो भी कॉमन करेंसी है वो हमारी इस तरह से लिखनी है कि वो कट जाए। तो NZD ऊपर आना चाहिए और जो कॉमन करेंसी है वो कौन सी है US डॉलर्स इनटू US डॉलर्स। अगर अब हम ऊपर रखेंगे तो US डॉलर से US डॉलर कट गया तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। तो NZD की वैल्यू NZD ओवर USD हमें गिवन है 1/2.2529। सिमिलरली USD ओवर CHF हमें गिवन है 1.7799। तो इससे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस रेट्स निकाल सकते हैं जहां पे हमें डायरेक्ट एक्सचेंज रेट नहीं पता होता है दो करेंसीज के बीच में, लेकिन थर्ड करेंसी के जरिए हम उसके रेट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जो भी मार्केट में रेट कोट करे जाते हैं वो बेसिस ऑन डे होते हैं यानी कि किस दिन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और किस दिन आप सेटलमेंट करेंगे। तो उस बेसिस पे टोटल 4 रेट्स होते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जनरली हाफ टू 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं। सबसे पहले होते हैं कैश रेट और रेडी रेट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रेट कोट करा जाता है सेम डे ट्रांजैक्शन होती है, सेम डे सेटलमेंट होता है। ठीक है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि सेटलमेंट अगर हम सेम डे करते हैं तो हमारा जो रेट होता है उसको हम कहते हैं
कैश रेट या रेडी रेट, ठीक है। सेम डे, इसको हम कहते हैं टी डे, ठीक है। टी जब ट्रांजैक्शन हुई तभी हमारा सेटलमेंट हुआ। टॉम रेट क्या है? रेट इज कोटेड एंड ट्रांजैक्टेड टुडे फॉर द सेटलमेंट टुमारो। तो इसमें सेटलमेंट कब होगी? टुमारो। तो इसमें सेटलमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? टी प्लस 1 डे, यानी कि एक दिन बाद अगर सेटलमेंट होगी तो हम उसको कहेंगे टॉम रेट। स्पॉट रेट हम कब कहते हैं? स्पॉट रेट होता है जब ट्रेड, सेटलमेंट क्या होगा? ट्रेड डेट प्लस 2 वर्किंग डेज, ठीक है। तो ये टी प्लस 2 डेज में सेटलमेंट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? स्पॉट रेट कहते हैं। फॉरवर्ड रेट क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रेट इज कोटेड एंड ट्रांजैक्टेड फॉर सेटलमेंट ऑन डेज आफ्टर स्पॉट डेट, यानी कि कोई भी ऐसा दिन जो t प्लस 2 के बाद आए, यानी कि t प्लस 3 आए या t प्लस 4 आए या t प्लस n आए, यानी कि और ये n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल देते हैं, आज की डेट 15 अक्टूबर है, तो जो ट्रेड डेट या कैश डेट होगी वो 15 अक्टूबर ही होगी। स्पॉट डेट हमारी कौन सी होगी? t प्लस 2, यानी कि 17 अक्टूबर। टॉम डेट होगी हमारी 16 अक्टूबर। हालांकि जो भी हम फॉरेक्स रेट्स हम लोगों को दिखाई देते हैं स्क्रीन्स पे या न्यूज़पेपर्स में, वो सब कौन से होते हैं? स्पॉट रेट होते हैं। और फॉरवर्ड रेट कौन से होते हैं? जो ट्रांजैक्शंस 2 दिन के से ज़्यादा टाइम लेंगे, यानी कि ट्रांजैक्शन आज हुई लेकिन सेटलमेंट होने में 2 दिन से ज़्यादा लगेंगे, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन या कोई भी दिन। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आज की डेट 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को ही सेटलमेंट, तो हम उसको कैश रेट या रेडी रेट कहेंगे। ट्रांजैक्शन 15 अक्टूबर को हो रही है, सेटलमेंट 16 अक्टूबर को हो रही है, तो हम उसको कहेंगे टॉम रेट। ट्रांजैक्शन 15 अक्टूबर को हो रही है, सेटलमेंट 17 अक्टूबर को हो रही है, तो हम उसको कहेंगे स्पॉट रेट, ठीक है। ट्रांजैक्शन 15 अक्टूबर को हो रही है और सेटलमेंट 18 अक्टूबर को हो रही है, तो हम उसको कहेंगे फॉरवर्ड रेट। अब हम स्पॉट रेट क्या होता है? स्पॉट रेट इज द रेट कोटेड बाय बैंक। जनरली आप जहां भी देखते हैं स्पॉट रेट कोट करा जाता है। ये रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द डे ऑन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, तो उस दिन का एक्सचेंज रेट है जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन इस रेट में हम जो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन होती है वो मैक्सिमम नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज तक हो जानी चाहिए, उसको हम स्पॉट रेट कहते हैं। फॉरवर्ड रेट में क्या होता है? ये भी सिमिलरली कोटेड बाय बैंक्स। इट इज एप्लीकेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर टुडे। बेसिकली ऐसा मानिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही कर लिया, लेकिन जो हमारी बाइंग एंड सेलिंग है वो किसी और फॉरवर्ड डेट पे हो रही है। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन विल अकर इन सम फ्यूचर डेट। तो बेसिकली हमने एक एग्रीमेंट कर लिया आज 15 अक्टूबर को कि हम 20 अक्टूबर को जो ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उसके लिए ये रेट आज फिक्स कर देते हैं, तो उस रेट को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट जो होते हैं वो जनरली एक प्रीमियम या डिस्काउंट पे चलते हैं फॉर द फॉरवर्ड पीरियड। प्रीमियम क्या होता है? जब भी कोई करेंसी कॉस्टली होती है फॉरवर्ड में, इन डायरेक्ट कोटेशन प्रीमियम इज एडेड टू बोथ द बाइंग एंड सेलिंग रेट। यानी कि डायरेक्ट कोटेशन हमने क्या बात करी थी, जहां पे $1 इज इक्वल्स टू 70 INR है, तो हम ये मानते हैं कि ये एक प्राइस 70 और एक प्राइस 70.20 है, और इसमें हम कहते हैं कि आगे जाके ये प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि हम इसमें और 0.1 ऐड कर रहे हैं। अगर हम सपोज करिए 1 मंथ फॉरवर्ड दे रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से ये ट्रेड होता है कि हमें जब डायरेक्ट कोटेशन दिया है तो हम इसमें एक प्रीमियम दोनों में ऐड करते हैं। डिस्काउंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारी करेंसी है $, वीक हो रही है, ये चीपर हो रही है फॉरवर्ड में, तो प्रीमियम इज सब्सट्रैक्टेड टू बोथ बाइंग एंड सेलिंग रेट। तो जो प्रीमियम है उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब इनका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा कि स्पॉट में यूरो की वैल्यू है €1 इज इक्वल्स टू $1.3180 एंड /90। इसका मतलब क्या होता है कि रेट है 1.3180 एंड 1.3190। ये हमारा कौन सा रेट है? बिड रेट। बिड रेट कौन सा रेट? जो बैंक खरीदेगा। ये हमारा आस्क रेट, जो बैंक बेचेगा। फॉरवर्ड डिफरेंशियल मतलब आगे जाके इतने पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे?
1.31 में ऐड कर देंगे 0.0015, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देंगे 0.0018, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 5913, 1.3195 एंड 8 10 2 3 1.3208। तो 1 मंथ फॉरवर्ड के लिए जो रेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 1.3195 से 1.3208। अगर हमारा 1 मंथ का प्रीमियम 15 और 18 चल रहा है, 2 मंथ का प्रीमियम 30 और 37 चल रहा है, तो इसके लिए हमारे क्या रेट्स हो जाएंगे 1.3180 प्लस 0.0030, यानी कि 0 1 2 3। सिमिलरली 1.3190 0.0037 7 2 2 3 1.3327। तो 2 मंथ फॉरवर्ड के लिए हमारे रेट्स क्या हो जाएंगे 1.3210 1.3227। ठीक है, अब ये सेकंड एग्जांपल है। हमने क्या देखा था कि वहां पे जो करेंसीज थी वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रही थी, यहाँ पे ये करेंसीज कहाँ ट्रेड हो रही हैं, ये डिस्काउंट में ट्रेड हो रही हैं। अब आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि ये करेंसीज प्रीमियम में ट्रेड हो रही हैं, डिस्काउंट में ट्रेड हो रही हैं। तो इसके लिए हमें देखना होता है कि जो फॉरवर्ड के रेट दिए हुए हैं वो किस तरह से दिए हुए हैं। अगर फॉरवर्ड के रेट में सेलिंग, ठीक है, आप जो ये सेलिंग या आस्क रेट कहते हैं, इसका जो प्रीमियम है वो कम है और जो बाइंग का प्रीमियम है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने केवल क्या देखना है कि जो भी वैल्यू दी है उसमें हमारी फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, हमेशा इस तरह से ये डिनोट होता है, जो कि फॉरवर्ड पॉइंट या फॉरवर्ड पॉइंट्स कहते हैं, 1 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट, 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट। तो अगर पॉइंट्स 24 से 2419 है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि 19 कम है 24 से, तो यानी कि ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। अगर यहाँ पे होता है 1924, तो क्योंकि 24 ज़्यादा है 19 से, यानी कि ये प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। तो इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं। तो क्योंकि अगर ये वैल्यू कम है इसके बदले, तो ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, आपको उससे पता चलेगा। 0.3190, तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट है 0.0024, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 651 1.3156 माइनस 0.0019, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 1 3 1.3171। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बिड रेट है और ये हमारा आस्क रेट है। तो बिड रेट कम है, आस्क रेट ज्यादा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं तो 1.3180 माइनस 0.0026 4513 1.3154 एंड 1.3190 0.0020 0713 1.3154 एंड 1.3170, ये 2 मंथ फॉरवर्ड रेट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन फिगर्स में डिस्काउंट क्यों अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली इस फिगर में भी डिस्काउंट अप्लाई होगा, जबकि हमने जो पीछे एग्जांपल देखा था, आप उसमें नोट करेंगे कि सभी जो बाद वाली फिगर्स थी वो बड़ी थी। 18 15 से बड़ा था, 37 30 से बड़ा था, 49 41 से बड़ा था, इसलिए ये सभी फिगर्स ऐड होंगी। ये क्या है, प्रीमियम है, और यहाँ पे ये डिस्काउंट है। तो इस तरह से हम लोग करेंसीज को डिनोट करते हैं, लिखते हैं कि एक करेंसी की स्पॉट की वैल्यूज दी हुई होती हैं और 1 मंथ फॉरवर्ड के उनके प्रीमियम दिए हुए होते हैं इस तरह से, जिनको हम इस मेथड से सॉल्व करके उनकी फॉरवर्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉरवर्ड पॉइंट्स अब हम निकालना चाहते हैं कि हम किस तरह से निकालें कि फॉरवर्ड में प्रीमियम या डिस्काउंट तो है, लेकिन कितने पॉइंट्स का प्रीमियम या डिस्काउंट होना चाहिए, हम किस तरह से निकालें। तो उनके पीछे कुछ वजह होती हैं, वो कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे।
हमने कहा कि जो स्पॉट में यूरो चल रहा है वो चल रहा है यूरो 1 इज इक्वल्स टू $1.3180 और जो 3 मंथ फॉरवर्ड का है वो चल रहा है 1.330। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने पॉइंट्स का आ रहा है? 1.3180 एंड 3300, राइट। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 120 पॉइंट्स का, राइट। तो ये 120 पॉइंट्स का डिफरेंस इनके बीच में आ रहा है। और कौन सी करेंसी महंगी हो रही है? यूरो महंगा हो रहा है। यूरो, क्योंकि पहले हम 1 यूरो खरीदने के लिए $1.3180 खर्च कर रहे थे, लेकिन अब हम $1.33 खर्च कर रहे हैं, यानी कि हमें $0.012 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं 1 यूरो खरीदने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो कुछ फैक्टर्स है उसके बीच में। पहला फैक्टर है सप्लाई और डिमांड हर करेंसी की चेंज होते रहती है सेटलमेंट डेट पे, तो सिंपल सप्लाई एंड डिमांड। सेकंड है मार्केट व्यू, मार्केट कैसे आगे के डेवलपमेंट्स को देख रहा है, फ्यूचर के डेवलपमेंट्स को, जो कि इंटरेस्ट रेट में होने वाले हैं और फॉरेन एक्सचेंज में होने वाले हैं। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरेस्ट रेट में कितना डिफरेंस है, ये मेन फैक्टर है जो कि ड्राइव करता है कि हमारे फॉरवर्ड पॉइंट्स कितने होंगे, कि दोनों कंट्रीज के बीच में कितना इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है। यानी कि मानिए कि यूरोप में तो इंटरेस्ट रेट है 5% और यूएस में इंटरेस्ट रेट है 8%, तो ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना हुआ? 3%। इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के जो फॉरवर्ड रेट्स होते हैं वो डिफरेंट हो। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि ये डिफरेंट क्यों होंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? फिलहाल स्पॉट में यूरो चल रहा है 1 यूरो इज इक्वल्स टू $1.5, ठीक है। यूरो में जो इंटरेस्ट रेट है यूरोप में 3% है, लेकिन यूएस में 6% है पर एनम। ये हमारी अजम्पशंस है सब, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर कोई आदमी यूरो में बोरो करता है, ठीक है, somebody goes to बैंक गया, उसने कहा कि मुझे आप लोन दीजिए 100 यूरोस का। बैंक ने कहा 3% चार्ज लगेगा, उसने कहा आप ले लीजिए। फिर वो इन यूरोस को चेंज कराता है यूएस डॉलर्स में, ठीक है, और फिर इनको डिपॉजिट कर देता है यूएस में। तो हम इसमें एक चार्ट बनाएंगे जहां हम देखेंगे कि वो किस तरह से उसका आउटफ्लो और इनफ्लो रहा है। तो सबसे पहले वो बैंक गया, उसने यूरो खरीदे, ठीक है, 100 यूरो खरीदे उसने। फिर वो दोबारा बैंक गया, उसने यूरो बेच के डॉलर्स खरीदे, तो उसका आउटफ्लो हो गया $100 का। अब 1 साल बाद उसको 1 साल का इंटरेस्ट लगा जो कि 3 यूरो था, 3% के हिसाब से। लेकिन उसने क्या करा, इनको 1.5 के रेट से इन 100 यूरोस को उसने $150 में कन्वर्ट कर लिया, तो वो उसके लिए इनफ्लो हो गया। साथ ही उसने ये 150 जो डॉलर्स थे उनको यूएस में जाके इंटरेस्ट रेट पे दे दिया, बैंक को दे दिया। वहाँ पे उसको 6% पर एनम इसके ऊपर मिला। 6% ऑफ 150 कितना होता है? 9, तो उसको $9 मिल गए। तो बेसिकली अगर वो देखेगा तो 1 साल बाद उसको $103 यूरो वापस करने हैं और $159 उसको मिल गए हैं। अब वो दोबारा जाएगा, उसको जो ये $159 मिले हैं उसको वो कन्वर्ट कराएगा। हमने माना कि उसका रेट 1.5 ही रहता है, तो 159 डिवाइडेड बाय 1.5 से उसको कितने यूरो मिलेंगे? 106 यूरो मिलेंगे। अब वो 106 यूरो में से अपने 103 यूरो वापस कर देगा बैंक को और उसको 3 यूरो का फायदा हो जाएगा। हालांकि उसने कुछ नहीं करा, वो बैंक गया, उसने पैसे बैंक से लिए, उसने दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करे और दूसरे देश में जाके उनकी करेंसी में उसको डिपॉजिट कर दिया। अब जब उसने डिपॉजिट निकाला, उसने अपना बैंक का लोन चुकाया और उसको ये मिल गए 3 यूरो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है कि जब आप एक चीज़ को दूसरी जगह जाके सेम चीज़ को बेच सकते हो। इसका एक सिंपल एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हैं कि मानिए कि आप कहीं
हिल्स पे गए हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अगर मैगी खानी है तो वो मैगी आपको नीचे मिलती है 10 रुपए की, लेकिन वही मैगी हिल पे जाके आपको मिलेगी 30 रुपए की। इसको हम क्या कहेंगे, आर्बिट्राज। कि प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन क्योंकि वो एक आपको अलग लोकेशन पे दे रहा है तो वो एक आर्बिट्राज कमा रहा है सेम प्रोडक्ट पे, क्योंकि वो अलग अलग जगह बिक रही है तो अलग अलग प्राइसेस पे बिक रही है। तो सिमिलरली हमने कहा कि ये 3 यूरो का आर्बिट्राज हो रहा है। तो इस तरह का आर्बिट्राज होगा, या इस तरह के आप अगर विदाउट एनी एफर्ट्स इस तरह से इनकम या मनी कमा सकते हैं, तो ऐसा बहुत लोग करेंगे। तो इसलिए ऐसे इंटरेस्ट डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए क्या होगा, यूरो की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। तो यूरो कितना हो जाएगा, अगर 1 साल के लिए रखेंगे तो यूरो हमारा 103, यानी कि जो हमें इंटरेस्ट रेट यूरो में मिलेगा और जो इंटरेस्ट रेट यूएस डॉलर्स में मिलेगा 159, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो जो नया रेट आएगा 1 यूरो का कितना आएगा, 159/103, यानी कि यूरो 1 इज इक्वल्स टू यूएस डॉलर 1.5436। तो उसी रेट से यूरो के रेट बढ़ जाएंगे कि 103 यूरो की वैल्यू और 159 डॉलर की वैल्यू बराबर हो जाए, जिससे कि कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ना क्रिएट हो। तो इस तरह से आगे के फॉरवर्ड पॉइंट्स डिसाइड होते हैं करेंसीज में, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की दोनों कंट्री के इंटरेस्ट रेट में कितना डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से हम फॉरवर्ड पॉइंट्स या इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये सिंपल फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। अगर हमें फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, स्पॉट रेट। यहाँ पे स्पॉट रेट हमने जैसे लास्ट एग्जांपल में कितना देखा था, 1.5 इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल था यहाँ 3% का, क्योंकि एक जगह 6% था यूएस में और यूरोप में 3%, तो 3% का इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल था। फॉरवर्ड पीरियड हमारा कितना था, 1 साल था। वहाँ पे हम यहाँ सपोज करते हैं हमें 90 डेज 3 मंथ फॉरवर्ड का निकालना है, बाय 100 इंटू 360 नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये 4.5 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा जो डिफरेंशियल आएगा वो आएगा जाएगा 1.125 डिवाइडेड बाय 100। तो 0.0125 ये हमारा दोनों के बीच में फॉरवर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालते हैं, उसी तरह से सेम फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम लोग इंटरेस्ट डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान है तो फॉरवर्ड पॉइंट्स का फॉर्मूला जो हमने यूज़ करा था वो था स्पॉट रेट इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंटू फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ डेज इन ईयर। अब इससे हमने निकाले थे फॉरवर्ड पॉइंट्स। अब इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये इधर चला जाएगा। तो फॉरवर्ड पॉइंट्स इंटू 100 इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड पीरियड, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल निकालने के लिए भी हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। उसी एग्जांपल से हम लोग वैल्यूज लेंगे। तो हम देख सकते हैं 100 इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360 इंटू फॉरवर्ड पॉइंट्स हमने निकाले थे 0.01125 डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट। स्पॉट रेट हमारा 1.5 इंटू फॉरवर्ड पीरियड यानी कि 90 डेज, दिस इंटू 4। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं 1.125 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू 3%, जो कि हमने पहले देखा था कि 3% हमारा
इंटरेस्ट डिफरेंशियल था। तो सेम फॉर्मूला है, उसी में वैल्यूज रीअरेंज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट डिफरेंशियल भी निकाल सकते हैं और हम लोग फॉरवर्ड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।